नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये क्लास हो रहा है मॉडर्निस्टी का, ठीक है। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बंगाल विभाजन और बंगाल विभाजन के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखे थे, ठीक है। साथ साथ ये भी देखे थे कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की जाती है, तो 1885 में जब स्थापना के बाद 1905 तक आते आते जो है किस तरह से कांग्रेस का नेतृत्व जो है गरम दल के नेता करने लगते हैं, इसके बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है, ये जो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन होता है, इस बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन में सहभागिता की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि भारतीय नागरिक वो कौन कौन से, मतलब कि किस तरह के कौन कौन से व्यवसायिक वाले जो नागरिक थे इस आंदोलन में अपना योगदान निभाते हैं। और साथ साथ ये देखेंगे गरम दल और नरम दल के बीच जो उनके विचार है उनके अंतर हम देखेंगे, ठीक है। और साथ साथ देखेंगे एक सूरत अधिवेशन जो कि नरम दल और गरम दल का विघटन का रूप है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं किसकी, जन सहभागिता की। जन सहभागिता। अब जन सहभागिता की अगर बात करते हैं तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन में जो लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं उनके बारे में मुख्यतः यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। तो देखिए, जिस तरह से ब्रिटिश सरकार जो है 1903 में सार्वजनिक घोषणा करते हैं, 1903 में सार्वजनिक घोषणा करने के फलस्वरूप 1905 में जब घोषणा कर देती है, ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा करती है। और 16 अक्टूबर 1905 को, कब 16 अक्टूबर 1905 को जब विधिवत रूप से लागू कर दिया जाता है, तो उस दिन पूरे भारत में शोक दिवस मनाया जाता है। नंगे पांव पद यात्रा किया जाता है, ठीक है। गंगा स्नान किया जाता है, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है नरम दल के नेता जो है इस आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश के कोने कोने में फैलाना चाहते हैं, ठीक है। जिसमें अगर गरम दल के नेता की अगर बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं लाल बाल पाल, ठीक है। यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता हमें देखने को मिलते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों के बीच आकर के स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताना, स्वदेशी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। साथ साथ बहिष्कार का भी मतलब कि बताते थे कि ब्रिटिश वस्तुएं जो भी देखने को मिलती है उसको बहिष्कार किया जाए। यहाँ तक जो शादी विवाह समारोह जो भी आयोजन किया जाता था उसको सब जगह से बहिष्कार करने की कोशिश किया जा रहा था, ठीक है। तो उसी जन सहभागिता में सबसे पहले हम देखेंगे छात्र के, यानी कि छात्र जो है इस स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन के रूप में बंगाल विभाजन के विद्रोह में उभर कर सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से बंगाल विभाजन का आंदोलन पूरे भारत में फैल रहा है, उसमें छात्र भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है। ये जो छात्र हैं, इन सभी छात्रों से, जो गरम दल के नेता हैं, इन सभी छात्रों से मतलब कि आग्रह करते हैं कि उन विदेशी शिक्षा को मतलब कि बहिष्कार करने की कोशिश किया जाए। यहाँ पर था स्वदेशी जो है शिक्षा है उसको अपनाने की यहाँ पर कोशिश किया जाए। ये किसके द्वारा किया जा रहा है, गरम दल के नेता, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इसमें एक और नाम जोड़ लेते हैं, जैसे कि अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष। तो इन सभी नेताओं के द्वारा छात्रों को प्रेरित किया जा रहा है आंदोलन में शामिल होने के लिए, आंदोलन को सफल बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, छात्र जो है, ये जो छात्र है आपका बंगाल से भी उतर कर देखने को मिलता है। यानी कि बंगाल के जो छात्र थे वो बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। बंगाल के बाद जो ये आंदोलन है छात्रों वाला प्रति, ये पूरे मद्रास के गुंटूर वाले क्षेत्र में फैल जाता है, ठीक है। गुंटूर, मद्रास के गुंटूर में फैल जाता है, महाराष्ट्र में फैल जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पर भारत के हर जगह से, हर कोने कोने जगह से छात्र जो हैं इस आंदोलन में शामिल होते हैं। लेकिन जब छात्र इस तरह से आंदोलन में शामिल होते हैं तो ब्रिटिश सरकार की कुछ न कुछ प्रतिक्रिया उभर कर आ रही थी। और वो जो ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया थी वो थी इनकी दमनकारी नीतियाँ, ठीक है। अब दमनकारी नीतियाँ की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार जो है इनको जो है स्कॉलरशिप की जो मतलब की व्यवस्था थी उसको बंद कर दी जाती थी, ठीक है। अगर ब्रिटिश सरकार की अगर दमन की बात करते हैं तो छात्रवृत्ति, यानी कि जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी वो छात्रवृत्ति को हटा दिया, ठीक है। छात्रवृत्ति को हटा दिया, पहला ये हो गया। दूसरा अगर कहते हैं दमन, मतलब कि उसकी दमन नीति क्या है दूसरा, तो जो भी छात्र इस बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन में भाग ले रहे थे उन छात्रों को सरकारी नौकरी
से वंचित कर दिया जाता था, सरकारी नौकरी से वंचित या फिर अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता था या फिर उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता था, यानी कि उनको सरकारी नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब कि उनको सरकारी नौकरी में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह से सरकार की जो है नीतियां देखने को मिलती है। ठीक है, और छात्र जो है इसको झेलते भी हैं। देखिए, ये तो हो गया छात्र का। अब बात करते हैं हम महिलाएं की। तो महिलाएं भी जो है इसमें कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर भाग लेती है तथा अपना योगदान देने की कोशिश करती है। ठीक है, यानी कि छात्र हो गया आपका, ये सेकंड हम देखते हैं महिलाएं। अब बात करते हैं हम मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम समुदाय। अब मुस्लिम समुदाय की अगर बात करते हैं तो बंगाल विभाजन जब सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है तो कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो कि उसका समर्थन कर रहे थे, और कुछ मुस्लिम ऐसे जो है, कुछ मुस्लिम नेता जो कुछ ऐसे हैं जो उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते हुए मुस्लिम नेता को जो कि इस बंगाल विभाजन का समर्थन करते हैं, तो वो कौन थे आपके? सलीम मुल्ला। ठीक है, सलीम मुल्ला, जो कि यह बांग्लादेश से, मतलब कि उस समय बंगाल प्रांत से आते थे, बंगाल क्षेत्र। ठीक है, बंगाल क्षेत्र से ये हमें देखने को मिलता है कौन? सलीम मुल्ला। तो ये जो सलीम मुल्ला जो है यह बंगाल विभाजन का समर्थक थे। बंगाल विभाजन का समर्थक। ठीक है, अब वहीं अगर बंगाल विभाजन का मतलब कि जो विरोध करने वाले नेता थे उनकी अगर बात करते हैं तो वो जो विरोधी नेता थे वो कौन कौन है, यहाँ पे लिखते हैं। अगर विरोधी नेता की अगर बात करते हैं, विभाजन का विरोध करते हैं, उन नेताओं की अगर बात करते हैं तो उनमें आपका मिल जाएंगे कौन? पहला नेता कौन देखते हैं हम? लियाकत हुसैन। लियाकत हुसैन। ठीक है, और वहीं दूसरी मुस्लिम नेता जो है बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे हैं वो कौन है? गजनवी मौलवी आजाद। ठीक है, तीसरा अगर देखते हैं, तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा कौन है? अब्दुल रसूल। ठीक है, तो ये जो नेता हैं इस बंगाल विभाजन में बढ़ चढ़ के अपना भाग लेते हैं और बंगाल विभाजन का विरोध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया कि छात्र बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, मुस्लिम समुदाय के जो नेता है वो भी भाग लेते हैं, महिलाएं भी भाग लेते हैं। यहाँ तक हम देखते हैं कहीं ना कहीं मजदूर भी जो है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं मजदूर की सहभागिता, यानी कि बंगाल विभाजन में मजदूर भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मजदूर, यानी कि मजदूर या फिर मिल हड़ताल। देखिए, अब मजदूरों के द्वारा जो बंगाल विभाजन में समर्थन किया जा रहा था तो ये किया जा रहा था आंदोलन करके। ठीक है, देखिए 1905 में, ठीक है, देखिए 1905 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा हर्बल कंपनी में कार्य अधिनियम लाया गया। ठीक है, अब जब वो कार्य अधिनियम लाया गया तो मजदूरों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। अब यह 1905 में, कब? 1905 में कौन सी कंपनी थी? वो कंपनी थी आपकी हर्बल कंपनी, और हर्बल कंपनी में ही यह कार्य अधिनियम लाया गया था जिसमें विरोध प्रदर्शन होता है। ठीक है, और वहीं हम सेकंड देखते हैं, जितने भी सरकारी छापाखाना देखने को मिलता है, छापाखाना, उन सभी छापाखानों में हड़ताल होना शुरू हो गया। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करते हैं तो 1906 में रेलवे मैन यूनियन की स्थापना, रेलवे मैन यूनियन का गठन किया जाता है। तो ये सब जो है यह मजदूरों के द्वारा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन में योगदान दिया जाता है। ठीक है, देखिए अब जिस तरह से बंगाल में पहले बंगाल विभाजन का विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, उसी तरह से अब देखते हैं कि ये जो बंगाल विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन जो है, इसका जो स्वरूप है बंगाल से निकल के पूरे भारत में फैल गया, भारत के कोने कोने में फैल गया। ठीक है, तो ये जो आंदोलन है अब यह आंदोलन उग्र आंदोलन में बढ़ने लगा। इसी के फलस्वरूप जो है ये सरकार जो है कहीं ना कहीं डरती है और डर करके यह बंगाल विभाजन की मतलब कि योजना पर ध्यान देने लगती है। और जब योजना पर ध्यान देने लगती है तो ये जो ब्रिटिश सरकार है सबसे पहले आपका 1911 में इस बंगाल विभाजन को फाइनली जो है रद्द कर देती है। ठीक है, और जब
1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर देती है ब्रिटिश सरकार। तो जो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता बनाई गई थी ब्रिटिश के द्वारा, अब वो दिल्ली कहाँ सॉरी अब वो राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी, दिल्ली में। ठीक है, यानी कि कलकत्ता से अपनी राजधानी 1911 में दिल्ली में अपना स्थानांतरित कर दी। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब बंगाल विभाजन ये रद्द हो गया, तो उसमें बंगाल विभाजन जब ये रद्द हो गया तो देखते हैं कि आपका बिहार और उड़ीसा का जो प्रांत है वो बंगाल से अलग कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया गया। ठीक है, तो ये है पूरा बंगाल विभाजन का स्वरूप, जो कि 1903 से शुरुआत होता है और 1911 में हमें लास्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उदारवादी नेता और गरम दल के नेता के जो विचार है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हम कांग्रेस में जो दो गुट बन जाते हैं, जो दो खेमे बन जाते हैं, वो है आपका नरम दल और गरम दल। यानी कि नरम दल और गरम दल के बीच जो है आपस में खटमेट होने लगता है। लेकिन खटमेट होने से पहले हम ये देखेंगे कि उनकी जो खटमेट होता है उसका मेन कारण क्या है। तो उनका जो मेन कारण है वो है उनके विचार। ठीक है, तो उनके आज मतलब कि उनको विचार देखते हैं कि ये जो नरम दल का विचार क्या है और गरम दल का विचार क्या है। ठीक है, देखिए नरम दल और गरम दल में अगर विचार देखा जाए तो नरम दल के जो नेता हैं वो जो उनका पहला विचार देखते हैं, तो उनका जो प्रेरणा स्रोत है, यानी कि जो उनको वो सबसे ज्यादा मतलब कि प्रेरित होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ, यूरोपियन हिस्ट्री से, यानी कि यूरोपियन इतिहास से ज्यादा अत्यधिक प्रभावित होते थे। ठीक है, और वहीं अगर गरम दल के नेता जो देखा जाए तो गरम दल के जो नेता थे वो किससे प्रेरित होते थे, भारतीय इतिहास से, भारतीय सभ्यता से, भारतीय संस्कृति जो है उससे ज्यादा ये प्रेरित होते थे। ठीक है, देखिए अब सेकंड देखते हैं नरम दल के। तो ब्रिटिश जो नरम दल के नेता है वो ब्रिटिश न्याय में जो है विश्वास रखते थे। यानी इनका मानना था कि जिस तरह से अगर कोई भी कुछ भी नियम कानून आता है और जिस तरह से ब्रिटिश जो भी न्याय करेगी उसको ये मानेंगे। ठीक है, उनको ये सही रूप से लेंगे। और वहीं गरम दल के नेता जो है इसको अमान्य थे, यानी कि इनको विश्वास नहीं था, उस ब्रिटिश न्यायप्रिय में ये विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, तीसरा अगर हम देखते हैं तो तीसरा क्या है नरम दल का, ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा। यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून ऐसे प्रावधान लाया जाता था तो उसमें जो नरम दल के नेता हैं उसको वो समर्थक रहते थे। और अगर उसमें कुछ छोटे मोटे अगर बुराइयां देखने को मिलता है तो नरम दल के जो नेता है वो सैद्धांतिक तरीके से उस बुराई को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। उसको प्रार्थना पत्र के माध्यम से, याचिका के माध्यम से ये उस बुराई को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए वहीं गरम दल के जो नेता हैं ये इनका मानना है कि ये जो ब्रिटिश ताज है, ठीक है, यह ब्रिटिश ताज है जो भारतीयों के लिए अयोग्य है, यानी कि इनका जो भी नियम कानून होगा ये भारतीय पर लागू नहीं होगा। चौथा देखते हैं, तो चौथा क्या है, सरकारी विरोध जो है केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहेगा। यानी यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो नरम दल के नेता है वो नरम दल के जो नेता है वो मध्यमिक वर्ग के लोग अधिकतर देखने को मिलते हैं, जिसमें अपन शिक्षक हो गए, वकील हो गए, इस तरह के जो लोग थे वो उदारवादी नेता के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी को मतलब कि उसी में ये बात करते हैं कि ये जो सरकारी विरोध हो रहा है, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी प्रावधान आएगा उसका जो भी विरोध प्रदर्शन होगा वो केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित होगा। और वहीं जो गरम दल के जो नेता रहते हैं वो जन समाज की बात करते हैं, यानी कि पूरे समाज की बात करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक छोटे बड़े सबसे बात करते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है, संवैधानिक सुधार। ठीक है, संवैधानिक सुधार और सरकारी सेवाओं में भारतीय की भागीदारी। यानी कि हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार में जितने भी उच्च जो भी पद थे उसमें केवल ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटिश नागरिक ही देखने को मिलते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश नागरिक देखने के पश्चात जो है नरम दल भी इसकी मतलब कि इसका विरोध करते थे। मतलब कि ये चाहते थे कि जो भी सरकारी पद है उसमें भारतीय की भागीदारी की जाए और जो सैद्धांतिक सुधार है, यानी कि जो अधिनियम लाया जाता ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उसमें कुछ कृतियां देखने को मिलती हैं, तो उसको ये सुधार करने के रूप में पक्ष में थे। ठीक है, और वहीं गरम दल जो है पूरे स्वराज्य की मांग करते थे। ठीक है, छठा क्या है, पश्चिमी शिक्षा का समर्थक। यानी कि ये जो नरम दल के नेता है यह पश्चिमी शिक्षा से ज्यादा प्रेरित है। यानी कि जैसे कि पश्चिमी शिक्षा में अगर उनका देखा जाए तो जिस तरह से उनको कुछ भी अगर शिक्षा दी जाती तो उन सभी शिक्षा से ये अत्यधिक प्रभावित होते थे और उन सभी शिक्षाओं को भारत में से लागू करने का मतलब कि कोशिश कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे। ठीक है, और वही गरम दल के जो नेता हैं भारतीय शिक्षा से प्रेरित होते थे, भारतीय प्रेस से प्रेरित होते थे। ठीक है, भारत में जो समारोह आयोजन किया जाता है उसमें ये विश्वास रखते थे। ठीक है, तो ये है हमारा गरम दल और नरम दल के विचार।
और इस तरह से जब विचार हमें देखने को मिलता है तो इन दोनों के बीच जो है आपस में मतभेद होने लगता है, और जब आपस में मतभेद होने लगता है तो एक सूरत अधिवेशन देखने को मिलता है जिसमें नरम दल और गरम दल जो है आपस में अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सूरत अधिवेशन। अब सूरत अधिवेशन का स्वरूप क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं नरम दल और गरम दल के विघटन के बीच का स्वरूप, यानी कि किस तरह से नरम दल और गरम दल जो है आपस में विघटन के कगार पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं जब ब्रिटिश सरकार जो है 1903 में बंगाल के विभाजन का सार्वजनिक घोषणा करता है, फिर 1905 में घोषणा कर देती है। ठीक है, तब जाकर के 16 अक्टूबर 1905 में विद्युत रूप से जब बंगाल को मतलब कि लागू कर देती है, तो उस समय क्या होता है कि पूरे बंगाल में जन विरोध देखने को मिलता है, यानी कि विरोध प्रदर्शन पूरे बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहीं से ये जो कहानी जो है स्टार्ट होता है नरम दल और गरम दल का विघटन होने का। ठीक है, देखिए अब जो नरम दल के नेता है वो चाहते हैं कि इसका जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये केवल बंगाल तक सीमित रहे। ठीक है, और वहीं जो गरम दल के नेता है जो कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे ही नेता हैं, ये चाहते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन को बंगाल के अंदर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है यह बंगाल में न होकर के पूरे देश तक फैलाया जाए, पूरे देश के कोने कोने में फैलाया जाए। तो यहाँ से इन दो मतों के बीच में विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये जो सारी बातें हो रही है ये हो रही है कब? 1905 में बनारस अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन। ठीक है, ये सब बातें बनारस अधिवेशन 1905 में हो रही है। ठीक है, अब 1905 का जो बनारस अधिवेशन किया गया था तो इसमें जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये जो गोपाल कृष्ण गोखले जो है इन सभी मुद्दों से हट करके एक बीच का रास्ता निकालते हैं, और वो जो बीच का रास्ता निकालते हैं जिसमें दो प्रावधान रखते हैं, जिसमें हम कौन कौन सा है? बंगाल विभाजन का विरोध, बंगाल विभाजन का विरोध। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड क्या है? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का समर्थक। तो इस तरह से जब गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में दो प्रावधान देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर तो नरम दल और गरम दल के बीच का जो मतलब कि मतभेद है वो कुछ समय के लिए टल जाता है। ठीक है, लेकिन अगले साल कब? अगले साल 1906 में जब कोलकाता अधिवेशन होता है, कोलकाता अधिवेशन, तब इस कोलकाता अधिवेशन में कौन कौन से मुद्दे उभर सामने आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब कोलकाता अधिवेशन की बात आती है तो कोलकाता अधिवेशन में जो नरम दल के नेता है वो चाहते हैं कि कोलकाता अधिवेशन की जो भी अध्यक्षता करेगा वो नरम दल के नेता रहेंगे। ठीक है, और वहीं जो गरम दल के सदस्य थे, वहीं जो गरम दल के जो खेमा थी वो जो दल थी वो चाहती थी कि गरम दल के नेता जो है इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, अब गरम दल में अगर बात करते हैं तो नाम आता है किसका? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। और वहीं हम नरम दल की बात करते हैं तो नरम दल में कौन आते हैं? रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। इस तरह का जो नाम है इन दलों के द्वारा आपको देखने को मिलता है। तो ये जो बिपिन चंद्र पाल मिलते हैं ये मिलते हैं गरम दल के नाम से प्रस्ताव पारित करते हैं, और ये जो रास बिहारी है नरम दल की ओर से प्रस्ताव रखने को ऐसा किया जाता है। ठीक है, लेकिन ना बिपिन चंद्र पाल इसके अध्यक्षता करता है ना रास बिहारी घोष इसके अध्यक्षता करता है। ये जो कोलकाता अधिवेशन होता है इस कोलकाता अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में दो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं जिसमें हम देखते हैं कौन कौन से हैं? विदेशी वस्तु का बहिष्कार, विदेशी वस्तु का बहिष्कार। ठीक है, सेकंड लिखते हैं स्वदेशी शिक्षा का समर्थन, स्वदेशी शिक्षा। ठीक है, स्वदेशी शिक्षा का समर्थक। ठीक है, स्वदेशी शिक्षा का समर्थक मिलता है इस प्रस्ताव में, और यहीं पर ही इसी अधिवेशन में सबसे पहले देखते हैं स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया गया था।
ठीक है, स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया गया। तो इस प्रस्ताव से जो है उत्साहित होकर जो गरम दल के नेता है वो अहिंसात्मक जो है विरोध प्रदर्शन करने लगे। चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे वो सरकारी शिक्षा हो, चाहे सरकारी कुछ भी हो, उन सभी संस्थाओं को, नगर पालिकाओं को, नगर निगम को, व्यवस्थापिका को जो है विरोध प्रदर्शन करने लगे, उसका बहिष्कार करने लगे। और वहीं देखते हैं जो नरम दल के जो नेता है वो कहीं ना कहीं इससे नाखुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनली सूरत अधिवेशन। जो सूरत अधिवेशन जो होता है इसमें जो नरम दल और गरम दल का जो विचार होता है मेन उभर कर सामने आता है, और यहीं पर जो है नरम दल और गरम दल का जो विघटन होता है यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सूरत अधिवेशन 1907 की। देखिए, अब बात करते हैं हम सूरत अधिवेशन का। तो सूरत अधिवेशन में हमें सेम केस देखने को मिलता है कि जो नरम दल के नेता है वो चाहते हैं कि नरम दल के नेता जो है इस सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बने। ठीक है, और वहीं गरम दल के जो नेता है वो चाहते हैं कि गरम दल के नेता जो है इस अध्यक्ष बने। ठीक है, देखिए सूरत अधिवेशन जो होता है यह होता है कब? 1907 में। ठीक है, सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 में। गरम दल के नेता की ओर से जो प्रस्ताव आता है, यानी कि जो नेता का नाम होता है अध्यक्ष के लिए, वो रहते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता, गरम दल की ओर से ये दो नेता का नाम आता है अध्यक्ष बनने के लिए। ठीक है, और वही नरम दल की अगर बात करते हैं तो नरम दल का जो मेन उद्देश्य था ये चाहते थे कि इस सूरत मतलब कि ये जो 1907 का जो अधिवेशन हो रहा है, इस 1907 का जो अधिवेशन होगा और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे ये गरम दल के नेता नहीं होना चाहिए, चाहे वो लाला लाजपत राय चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो। सबसे मेन इनका उद्देश्य था कि इस 1907 का अधिवेशन में जो भी हो गरम दल के नेता नहीं हो, बल्कि कौन से नेता हो? नरम दल के नेता। ठीक है, नरम दल के नेता। और फाइनली जो नरम दल के नेता इस तरह के जो इनका विचार रहता है, इनका उद्देश्य रहता है इस 1907 का अधिवेशन में। ठीक है, तो फाइनली हम देखते हैं कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है इसमें आपको नरम दल के नेता ही देखने को मिलता है, जिनका नाम क्या है? रास बिहारी घोष। ठीक है, सूरत अधिवेशन किसके अंतर्गत होता है? रास बिहारी घोष के अंतर्गत होता है, और ये जो रहते हैं अध्यक्ष रहते हैं। और इन्हीं के अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो प्रस्ताव रहता है कि जो विदेशी वस्तु का बहिष्कार हो रहा है और जो स्वदेशी शिक्षा का मतलब कि मांग किया जा रहा था, तो इसमें ये जो प्रस्ताव था, ये जो स्वदेशी शिक्षा अपनाया गया था, यानी जो स्वदेशी शिक्षा को समर्थक मिला था आपका पिछले यानी कि जो कलकत्ता अधिवेशन में, तो ये जो स्वदेशी शिक्षा है इस स्वदेशी शिक्षा को वापस लेने की मांग कर रही थी। स्वदेशी शिक्षा को वापस लेना, स्वदेशी शिक्षा को वापस लेने की मांग। ठीक है, स्वदेशी शिक्षा को वापस लेने की मांग की गई इस 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी घोष। और इसी प्रस्ताव से नाखुश होकर जो गरम दल के नेता है वो अड़ियल रूप अपनाने लगता है, और जब अड़ियल रूप अपनाने लगता है तो यहीं पर हम देखते हैं कि नरम दल और गरम दल जो है विभक्त हो जाता है। ठीक है, और जब ये नरम दल और गरम दल जो विभक्त होता है तो इन दोनों के बीच में जब सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ब्रिटिश सरकार क्या करती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो है इन दोनों के बीच में किस तरह की नीतियां लाती है या फिर इसको अपना रुझान क्या देती है। ठीक है, देखिए जब सूरत अधिवेशन 1907 में फाइनल होता है और फाइनल होने के पश्चात जो नरम दल और गरम दल जो है आपस में अलग हो जाता है, आपस में विभक्त हो जाता है, तो उसी का फायदा उठाते हुए जो ब्रिटिश सरकार जो है कुछ नीतियां लाती है इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। ठीक है, और वो कौन कौन सी नीतियां और या फिर नियम कानून है उसके बारे में हम देखते हैं। तो वो पहला देखते हैं, पहला आता है कौन? राष्ट्रद्रोही सभा अधिनियम कब? 1907 में। ठीक है, सेकंड देखते हैं भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 में देखने को मिलता है, और वहीं फौजदारी कानून जो है फौजदारी कानून भी जो है 1908 में देखने को मिलता है, और चौथा क्या है? प्रेस अधिनियम 1910 में मिलता है। ठीक है, इस तरह से जो नीतियां लाती है इस आंदोलन को कुचलने के लिए। ठीक है, अब इसी आंदोलन को कुचलने के पश्चात हम देखते हैं कि फाइनली जो बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार जो है गिरफ्तार कर लेती है।
बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कब 1909 में गिरफ्तार कर लेती है राजद्रोह के केस में। ठीक है, राजद्रोह के केस में बाल गंगाधर तिलक को 1909 में जब गिरफ्तार कर लेती है तो गिरफ्तार करने के फलस्वरूप जो है इन्हें 6 वर्ष के लिए जेल की कारावास होती है, 6 वर्ष की कारावास। ठीक है, और कारावास जो है ये कहाँ चले जाते हैं, बर्मा जेल में। ठीक है, बर्मा जेल में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बाल गंगाधर तिलक का जो है इस स्वदेशी आंदोलन से, सॉरी ये बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन से अलग है। ठीक है, अब वही हम बात करते हैं आपका बिपिन चंद्र पाल और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जो है इस राजनीति से संन्यास ले लिए, राजनीति से संन्यास। ठीक है, और इसका अब इसमें हम तीसरा अगर नेता देख लेते हैं जो कि वो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और ये जो लाला लाजपत राय जो है विदेश चले गए। ठीक है, विदेश चले गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिसमें बाल गंगाधर तिलक को जेल जाना पड़ा, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जो है राजनीति से संन्यास ले लिए, और ये जो लाला लाजपत राय जो है विदेश चले गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो गौरव दल के जो मेन लीडर थे वो कहीं ना कहीं मतलब कि इस खेमे से दूर हो गए। जब इस खेमे से दूर हो गए, जो ये स्वदेशी आंदोलन था ये कमजोर पड़ने लगा। जब कमजोर पड़ने लगा तो फाइनली हम देखते हैं कि जब ये बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष के बाद जब मतलब कि बर्मा जेल से वापस आते हैं तो फिर से एक बार हमें भारत में आंदोलन देखने को मिलता है ब्रिटिश सरकार के विरोध में। ठीक है, तो ये रहा पूरे बंगाल विभाजन का स्वरूप कि किस तरह से बंगाल विभाजन होता है, किस तरह से बंगाल विभाजन में होने के फलस्वरूप हम देखते हैं नरम दल और गरम दल आपस में अलग हो जाता है। ठीक है, उसका क्या क्या कारण है इसके बारे में पढ़े, स्वदेशी आंदोलन के भी बारे में जाने। ठीक है, तो ये पूरा क्लास हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो होगा वो 1909 में भारत शासन अधिनियम आएगा, तो उसमें जो कांग्रेस नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। ठीक है, भारत में किस तरह के आंदोलन किए जाएंगे इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है।